ऑन हो गया। शुरुआत करते हैं। टाइप्स लिखवा दिए थे, कोरल रीफ के प्रकार लिखवा दिए थे। कोरल रीफ के प्रकार लिखवा दिए थे आप लोगों को। नंबर 1 फ्रिंजिंग रीफ, फ्रिंजिंग रीफ। नंबर 2 बैरियर रीफ। नंबर 3 एटॉल रीफ, तटीय प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति, और वलयाकार भित्ति। ये 3 प्रवाल भित्ति मैंने लिखवा दिया था, ये पिछले क्लास का है। और अगर आपको याद है तो बताया था प्रवाल भित्ति के बनने के पीछे 4 आधार है। पहला आधार है कि टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री के बीच होना चाहिए। दूसरा आधार है लवणता, 27 से 40 होना चाहिए। तीसरा आधार है डेप्थ, 50 से 200 मीटर, और प्लेन सरफेस। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रिंजिंग रीफ का। अच्छा, कुछ पूछ लेता हूं, और लैगून का भारत में 2 एग्जाम्पल आप लोग बताइए। और चिल्का और पुलिकट और कोलेरू। और बताइए आप लोग कयाल के 2 एग्जाम्पल, वेम्बनाड, पुनामदा और अष्टामुदी। सबसे ज्यादा कयाल कहाँ मिलता है? लैगून पूर्वी से बंगाल की खाड़ी के तट पर। चलिए, तो हेडिंग डाल दीजिए, फ्रिंजिंग रीफ किसको कहते हैं। इसमें फ्रिंजिंग रीफ हेडिंग डाल दीजिए, फ्रिंजिंग रीफ आप हेडिंग डाल दीजिए, नीचे लिखिए कि फिर 2 ही बताया हूँ कल की लैगून के गहराई के आधार पर। कल याद है ना आपको, ये जो टाइप बताया था पिछले क्लास में कि लैगून के गहराई के आधार पर इसको बांटते हैं। याद है आपको, लिखवाया जब था तो याद है आप लोगों को। अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ लैगून देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोरल रीफ, यही लिखवाया था ना। लैगून के गहराई के आधार पर प्रवाल भित्ति को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट शामिल करेंगे, एक कहाँ बनता है, दूसरा लैगून की गहराई कितनी है, और तीसरा इसमें स्लोप कितना है। ये 3 बातें हम इसमें करवाएंगे। तो लिख लीजिए, फ्रिंजिंग रीफ हेडिंग डाल दीजिए, तटीय प्रवाल भित्ति, और लिखिए कहाँ बनता है। लिखिए इट फॉर्म्स नियर कोस्ट, इसका निर्माण तट के नजदीक होता है। इसका निर्माण तट के नजदीक होता है। इट फॉर्म्स नियर कोस्ट, इसका निर्माण तट के, नाम ही से लग रहा है, नाम से तटीय प्रवाल भित्ति, नाम से लग रहा है ना तटीय प्रवाल भित्ति। इसका निर्माण तट के नजदीक होता है। अब सुनो, तट के जब नजदीक होता है इसका मतलब इसमें लैगून की जो गहराई होगी कम होगी। अगर तट के पास बना है तो रटने की जरूरत है, लैगून की गहराई कम होगी। लिखिए इसमें डेप्थ ऑफ लैगून, लैगून की गहराई लिखिए डेप्थ ऑफ लैगून। इसमें लैगून की गहराई, डेप्थ ऑफ लैगून लिख कर डैश दे दीजिए, लैगून की गहराई लिखकर डैश दे दीजिए। लिखिए 50 से 200 मीटर, 50 से 200 मीटर। इसमें लैगून की गहराई 50 से 200 मीटर है। इसमें लैगून की गहराई 50 से 200 मीटर है। कहाँ बनता है? तट के नजदीक। लैगून की इसमें गहराई, इसका मतलब क्या है कि 200 मीटर तक 200 मीटर लैगून की गहराई है। मतलब क्या? वहां तक दीवार भी है, वहां तक दीवार भी है, तभी तो उतनी गहराई है। जहां तक लैगून वहां तक दीवार। क्यों भाई, ये तो समझ में आ रहा है बात। तीसरा पॉइंट लिखिए स्लोप। इसमें स्लोप कितना होता है? स्लोप लिखिए, स्लोप मतलब ढाल, समुद्र की तरफ ढाल। देखिए इस प्रवाल भित्ति का समुद्र की तरफ ढाल है ना, टुवर्ड ओशियन, स्लोप टुवर्ड ओशियन। लिखिए 5 डिग्री, 5 डिग्री। ढाल को हम लोग डिग्री में डिनोट करते हैं, पता है ना? अरे पढ़ते होंगे मैथ में, स्लोप पढ़ते हैं ना, स्लोप। हाँ, tan थीटा लंब बटा आधार, उसी को स्लोप कहते हैं। तो भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे आप लोग। अरे कोऑर्डिनेट में भी था, उसका फॉर्मूला दूसरा होता था।
चलिए तो गणित बाद में पढ़ा देंगे, पहले यहाँ जाइए। 50 से 200 मीटर गहराई, ढाल समुद्र की तरफ कितना 5 डिग्री तक। क्लियर है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसका बेस्ट एग्जाम्पल इसका पूरी दुनिया में इस कोरल रीफ का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? जैसे कल नहीं बताया था कि वलयाकार प्रवाल भित्ति का बेस्ट एग्जाम्पल है लक्षद्वीप, उसी तरह से बैरियर रीफ का बेस्ट एग्जाम्पल है ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया के पास एक रीफ है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ बैरियर रीफ का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। एटॉल रीफ का बेस्ट एग्जाम्पल लक्षद्वीप। उसी तरह से फ्रिंजिंग द्वीप का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लिख लीजिए, प्रशांत महासागर में एक द्वीप है सोलोमन द्वीप। सोलोमन प्रवाल भित्ति, सोलोमन प्रवाल भित्ति, सोलोमन कोरल रीफ, पैसिफिक ओशियन में मार्शल द्वीप के पास। पैसिफिक ओशियन में आप पैसिफिक ओशियन में लिख दीजिए, पैसिफिक ओशियन लिख लीजिए, प्रशांत महासागर ब्रैकेट देके क्या कर दीजिए, प्रशांत महासागर में। देखो भाई ये जो सोलोमन रीफ है ना, वहां पर सोलोमन द्वीप भी है, वहीं पर मार्शल द्वीप भी है, वहां पर कई सारे। प्रशांत महासागर में आप फिलीपींस के पूरब में जाओ, प्रशांत महासागर में आप फिलीपींस के आप जाओ पूरब में और साउथ में, ऑस्ट्रेलिया के जाओ नॉर्थ में और ईस्ट में। ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के बाहर प्रशांत महासागर में जाइए आप तो खाली बिखरा हुआ आइलैंड मिलता है। आप अमेरिका की तरफ जाइए, प्रशांत महासागर में आप फिलीपींस से अमेरिका की तरफ बढ़िए या फिर ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका की तरफ बढ़िए तो आपको रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड मिलेंगे। उन आइलैंड्स के ग्रुप को कहा जाता है मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया। उसमें 3 ग्रुप में आइलैंड बटा हुआ है, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया। उसमें ग्रुप बना हुआ है, उसमें कई सारे ब्लॉक बने हैं। उसमें एक ब्लॉक को बोलते हैं पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया दूसरे को, और तीसरे को बोलते हैं मेलानेशिया। तो मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आता है कि इस तरह के नाम सुनने को मिलता है अक्सर समाचारों में, अक्सर किताबों में हमें मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और माइक्रोनेशिया सुनने को मिलता है। ये क्या है? तो बोलेंगे प्रशांत महासागर में बिखरे हुए द्वीपों का ग्रुप है। प्रशांत महासागर में डिस्पर्स्ड जो आइलैंड्स हैं उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है? मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और माइक्रोनेशिया। अगर आपको आता है तो मत लिखिए, और नहीं आता तो जरूर लिख लीजिए। आप लोग बगुला बनिए ना, बगुला बनिए। बगुला मछली निकलता तो सोचता है कि बोलना पड़ता है कि देखो जी मछली खाओ खाओ, हाँ, नहीं तो मछली नीचे चली जाएगी। तो बात है कि आप लोग बको ध्यानम विद्यार्थी च पंच लक्षणम, बको ध्यानम काक चेष्टा, बको ध्यानम अल्पहारी गृह त्यागी। हाँ, यहाँ उल्टा हो गया, ठास भोजनम है ना, ग्रास निद्रा। कर लाठी पानी बाल्टी उलट दीजिए तो भी नींद नहीं खुल रहा है, और जिद में सोए, अब और सोएंगे लोग, है ना जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी के लक्षण बनाओ 1 साल तक। 1 साल तक इन 5 लक्षणों को फॉलो कीजिए ईमानदारी से, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कि पिताजी आ गए, अरे अभी तक सोए हो, चलो पढ़ाई करो, तो उठ के बैठ गए पढ़ना। पिताजी चले गए तो फिर सो गए। अब पिताजी सोए हुए उठा के तुम जगा गए थे, अभी अभी जस्ट आंख लगे पिताजी, पढ़ ही रहा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सीरियस रहिए। पिताजी कब तक पीछे पीछे रहेंगे? नहीं, बच्चे भी टोपी रख लेते हैं ऐसा वाला हैट पढ़ते समय, अपना आराम से सो भी रहे तो कोई पता नहीं चल रहा है। आजकल लोग इस तरह से कर रहे हैं। सुबह में 5वीं 6ठी के बच्चा बोले टोपी क्यों बना रहे? बोला कि थोड़ा सा उठा देते हैं सवेरे, इतना नींद आता है क्या करें, और ऐसे पकड़ा जाते हैं। अब टोपी लगा है तो आराम से सो रहा है क्या? ना पढ़ रहे थे कि लिखिए आगे नेक्स्ट फ्रिंजिंग रीफ। चलिए तटी, इसका निर्माण तट के नजदीक होता है। इसमें लैगून की गहराई 50 से 200 मीटर होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है सोलोमन रीफ, सोलोमन प्रवाल भित्ति। सोलोमन प्रवाल भित्ति जो प्रशांत महासागर में है, जो प्रशांत महासागर उसमें जो द्वीप है उसको लिख लीजिए, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और माइक्रोनेशिया। और माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और माइक्रोनेशिया। देखिए ये बिखरे हुए द्वीप हैं, डिस्पर्स्ड आइलैंड हैं। ये बिखरे हुए द्वीप है, डिस्पर्स्ड मतलब बिखरा हुआ, बिखरे हुए आइलैंड हैं, डिस्पर्स्ड आइलैंड हैं।
जो कहाँ भी है, सिचुएटेड इन पैसिफिक ओशियन। ये बिखरे हुए द्वीप है प्रशांत महासागर, उनको क्या बोला जाता है? मेलानेशिया, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया। मेलानेशिया, पोलिनेशिया और माइक्रोनेशिया। उन्हीं बिखरे हुए द्वीप में से एक द्वीप कौन है? सोलोमन द्वीप, जो प्रशांत महासागर में, जो किसका एग्जाम्पल है? फ्रिंजिंग रीफ का। लिखिए इसके अलावा लिख लीजिए, इसके अलावा फ्लोरिडा के पास, आपने फ्लोरिडा तो अननोन नहीं है, फ्लोरिडा तो इतना बता दिया हूं, फ्लोरिडा के पास भारत में कोरोमंडल तट पर, भारत में कोरोमंडल तट पर, भारत में कोरोमंडल कोस्ट, इंडिया में लिख लीजिए कोरोमंडल कोस्ट। ये भी तो पढ़ाया हुआ है क्लास में। अरे तटों का नाम तो पढ़ा दिए, कितना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था। अब पूछ लेता हूं, तमिलनाडु के तट को स्पेशली क्या बोलते थे? देखिए बच्चा मेहनती है सब। अच्छा इधर से जवाब नहीं आया, चलिए बताइए आप लोग, मालाबार तट कहाँ के तट को बोलते हैं? अच्छा इसका मतलब सब पढ़ा है। तो कोरोमंडल तट पर क्या होता है? फ्रिंजिंग रीफ मिलता है। फ्लोरिडा के तट पर क्या मिलता है? फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब लिखिए बैरियर रीफ, फेंक डालिए बैरियर रीफ। बैरियर रीफ, इसीलिए तो मैं इस क्लास से खुश रहता हूँ। पूरा क्लास ही जेन्युइन है, कोई डुप्लीकेट नहीं है, सब पढ़ाई कर रहा है। कंपटीशन टफ करा देंगे आप लोग, नहीं बढ़िया। हम तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा ही केवल पास करे। हाँ, पड़ोसी का क्यों पास करेगा? लिखिए क्या लिखे? बैरियर रीफ। लिखिए इसमें लैगून पहले कहाँ बनता है? लिखिए इट फॉर्म्स फार अवे फ्रॉम द कोस्ट, इट फॉर्म्स फार अवे फ्रॉम कोस्ट। देखिए इसका निर्माण तट से दूर होता है। फार अवे माने तट दूर होता है, इसका निर्माण तट से दूर होता है। इट फॉर्म्स फार अवे फ्रॉम कोस्ट, इसका निर्माण तट से दूर होता है, तो लैगून कहानी हो जाएगी। इसका निर्माण तट से दूर होता है। देखिए इसमें लैगून की गहराई, डेप्थ ऑफ लैगून, लैगून की गहराई लिख के डैश दे दीजिए, लैगून की गहराई लिख करके डैश दे दीजिए, लैगून की गहराई लिखकर डैश दे दीजिए। इसमें डेप्थ ऑफ लैगून कितना है जी? लिखिए 300 मीटर से ऊपर, मोर देन 300 मीटर, मोर देन 300 मीटर। अब आप तो सवाल पूछेंगे नहीं, आपकी तरफ से मुझे ही पूछना पड़ेगा सवाल। हाँ तो ये सवाल पूछते ना, जैसे 300 बोले सर, एक मिनट, अभी आपने बोला है 200, ये 300 कहां से दिखवाने ज्यादा? नहीं, 300 मीटर से बाहर क्यों? क्या वो गलत है? बिल्कुल वो भी सही है, और हम जो लिखवाए वो भी सही है, लेकिन इसका उत्तर हम नहीं देंगे। क्यों ऐसा है? इसका उत्तर डार्विन को भेजे है मैसेज, चार्ल्स डार्विन। वो अब चल दिए, स्टेशन पे पहुंच गए, उनका भूत पहुंचने वाला क्लास में, थोड़ा देर बाद पहुंचेगा, इसलिए भी तत्काल लिख लीजिए। इसी क्लास में बताएंगे। चार्ल्स डार्विन नाम सुना होगा आप लोगों ने। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जीवों को उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन। या बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा डार्विनवाद, लैमार्कवाद, पढ़ा है ना? डार्विनिज्म, लैमार्किज्म। एक ने कहा कि रगड़ करके, मेहनत करके ही आप अपने जीन को इंप्रूव कर सकते हैं, एक ने कहा कि डायरेक्ट भी जीन इंप्रूव हो सकता है। एक आदमी ने कहा कि अब रगड़ेंगे पूरा, तब आप अपने मेंटल लेवल को सबको इंप्रूव करेंगे। एक ने क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक आईएएस दंपत्ति विवाह कर लेते तो अगला जो संतान उनका होगा वो बड़ी हाई लेवल का उसका जेनेटिकल लेवल होगा। मतलब डायरेक्ट भी चेंज किया जा सकता है। तो जेनेटिकल चेंज को लेकर लैमार्किज्म है और डार्विनिज्म है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत मेन कॉन्सेप्ट है बायोलॉजी का। ये ज्योग्राफी का तो नहीं है, एनवायरमेंट में डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बायोलॉजी का ही है। तो मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को कि डार्विन, वही जर्मनी के रहने वाले, उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दिया और एक और थ्योरी दिया जिसका नाम था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन ने एक किताब लिखा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया, और उस किताब में लिखा, और उनका एक सिद्धांत था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता। हिंदी में क्या बोलते हैं? योग्यतम की उत्तरजीविता। जो योग्य है वो जिंदा रहेगा, और जो अयोग्य है वो मिट जाएगा। जो योग्य है वो जिंदा रहेगा, अयोग्य है तो उसको प्रकृति चबा के खा के खत्म कर जाएगी। इसलिए इंसान को, अगर किसी भी जीव को जिंदा रहना इस धरती पर, तो उसको अपने आप को पावरफुल बनाकर रखना पड़ेगा उसे। हाँ जिएगा। ये डार्विन ने कहा, हर जगह ये रूल समाज में भी लागू है। ये रूल हर जगह। आप खाना आप खा रहे हैं मूंगफली, तो उसमें जो पुष्ट दाना होता है उसको जल्दी खा लेते हैं, उसको चयन करते हैं आप, और जो खराब दाना होता है उसको साइड में छोड़ के तो फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं। तो प्रकृति भी
चयनात्मक प्रकृति है। नेचर का नेचर कैसा है? सेलेक्टिव नेचर का नेचर है। नेचर क्या करती है? सेलेक्ट करती है जो मजबूत रहता है, और जो मजबूत नहीं होता उसको घुमा के फेंक देती है। इसी को बोलते हैं क्या? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो योग्य है वो उत्तरजीवी रहे, उत्तरजीविता उसकी होगी, नहीं तो बाकी मर जाओगे। ये डार्विन ने सिद्धांत दिया था। इसके अलावा डार्विन इतने महान विद्वान थे तो डार्विन ने कोरल रीफ से संबंधित भी सिद्धांत दिया, जिसका नाम है सबसिडेंस थ्योरी। जिसका नाम क्या है? सबसिडेंस थ्योरी। उसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग भू अवतलन सिद्धांत। भू अवतलन सिद्धांत। ऐसे तो कोरल रीफ के बनने के संबंध में कई सिद्धांत दिए गए। हिम नियंत्रण सिद्धांत डेली ने दिया, उसका स्थिर स्थल सिद्धांत डाना ने दिया। तो ऐसे कई लोगों ने सिद्धांत दिया, लेकिन पूरे दुनिया के 95% जो कोरल रीफ है उसकी व्याख्या डार्विन के सिद्धांत से हो जाता है। तो ज्यादा सही किसको माना जाता है? डार्विन के सिद्धांत को। उनका सिद्धांत क्या था भैया? सबसिडेंस थ्योरी, हिंदी में भू अवतरण सिद्धांत। इसी सिद्धांत के द्वारा हम प्रूव करेंगे कि 300 मीटर से ज्यादा गहराई पे कैसे कोरल रीफ। ताने डार्विन को बुला लिया है, देखिए आते हैं कब आ जाए तो फिर उनसे बुलवाते हैं, आप लोगों को पढ़वाते हैं। हमारे अंदर घुस जाएंगे अगर वो, उनकी आत्मा, फिर हम उनकी आत्मा से बोलेंगे। चलिए भैया, हो गया 300 से ज्यादा गहराई। अब लिखिए स्लोप। इसमें स्लोप 15 डिग्री तक, स्लोप टुवर्ड ओशियन, स्लोप टुवर्ड ओशियन 15 डिग्री, अबाउट 15 डिग्री कर दीजिएगा, क्योंकि आगे पीछे भी हो सकता है। 15 डिग्री तक इसकी ढाल कितना होता है जी? 15 डिग्री तक होता है। समुद्र में ज्यादा अंदर जाएंगे तो ढाल बढ़ेगा ही, ज्यादा अंदर जाएंगे तो ढाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल लिखिए ग्रेट बैरियर रीफ। खाली ये तो प्रकारे में खाली ग्रेट लगा देना है, नहीं समझ में सबको आ रहा है ना जो बोल रहा हूं? जो बातें बोल रहा हूं डार्विन के विषय में, जितनी बातें मैंने कही, क्या समझ में आया या सब हवा में उड़ गया? ग्रेट बैरियर रीफ तो ही रहेगा, उसमें खाली ग्रेट जोड़ दीजिए। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर ले चलते हैं। आप लोगों का टेंशन ले रहे हैं? खाली बोलेंगे नहीं, ले भी चलेंगे। पहुंच गए यहां? बस जहां मैं बनाया वहीं पर है। ग्रेट बैरियर रीफ सुन लो, जहां मैं बनाओ मत, जहां बनाया हूं एकदम एग्जैक्टली वही है। अगर पूछे कि ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में है, ऑप्शन देता हूं। ऑस्ट्रेलिया के पूरब में, और सुन लो पहले, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, नॉर्थ ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में कौन सा सागर, कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में कौन सा महासागर? कौन सा सागर? अरे प्रशांत महासागर है। एक महासागर में कई सारे सागर होते हैं, है ना? तो यहाँ पर जो तो पूरा महासागर प्रशांत महासागर, ये सब यहाँ नजदीक वाला जो समुद्र है उसको क्या बोलते हैं? क्योंकि है क्या ये? कोरल रीफ है क्या? इसीलिए यहाँ के समुद्र का नाम है कोरल सी। क्या नाम है जी? कोरल सी। रटना पड़ेगा। याद हो गया? याद हो गया तो भैया ये कोरल सी है। आज के बाद ना तो ग्रेट बैरियर रीफ अगर याद होगा तो सी भी जान जाएंगे कोरल सी है। कोरल सी याद रहेगा तो अपने आप ग्रेट बैरियर रीफ आ जाएगा, है ना? अब ये मत करना कि देखो ग्रेट मारो ऑस्ट्रेलिया। आजकल जो टिक मारो वाला लड़का, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाला बच्चा क्या बोलता है, कैसे रटता है? देखो ग्रेट ऑस्ट्रेलिया। और कहीं ग्रेट साल्ट लेक रहा तो क्या करिएगा? वो अमेरिका में है, खाली ग्रेट ही है। तो रटने वाला बच्चा गंगा किनारे रट रहा है, देखो ग्रेट मारो ऑस्ट्रेलिया। क्यों जी? तो भैया ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ है, ग्रेट साल्ट लेक यूएसए में है। ग्रेट साल्ट लेक यूएसए में उटाह प्रांत में है। ये बना लिया आपने। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है भैया? ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में। कौन सागर में? कोरल सागर। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। ठीक है। यहां पर कौन है? पर्थ। यहां पर कौन है? सिडनी। सिडनी का पुराना नाम बॉटनी बे। सिडनी का पुराना नाम जब खोजा गया था तब इसका नाम क्या रखा गया था? बॉटनी बे। यहां पर कौन सा जगह है? एडिलेड। कौन सा जगह है यहाँ? एडिलेड। एक ट्रेन है जो जोड़ती है पर्थ से सिडनी को, इसको बोलते हैं
ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे, इसको बोलते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे, जो पर्थ को किससे जोड़ती है? सिडनी से। पर्थ को सिडनी से जोड़ने वाला रेलवे ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। वो तो बताए किए थे। कालगुरली और कालगुरडी, सोना मिलता है। और यहां क्या है? इस पॉइंट पे क्या है? जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिए, इसका नाम है डार्विन। इस जगह का नाम है डार्विन के नाम पर है। डार्विन जर्मनी के थे, पर इतने महान विद्वान की यहाँ के एक शहर का नाम डार्विन है। और डार्विन को जैसे मुंबई को बोलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई को क्या बोलते हैं जी? गेटवे ऑफ इंडिया। वैसे गेटवे ऑफ ऑस्ट्रेलिया डार्विन है। गेटवे ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हाँ बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार। अरे डरबन अलग है भाई, डरबन और डार्विन। अरे भाई डरबन मत, हाँ ये डार्विन है, वो डरबन है, एक मत समझिएगा। इन्हें घर जाते सर, लेकिन डरबन तो अफ्रीका में, सर कुछ गलत पढ़ा दिए। कुछ लोग हैं जो डरबन डरबन चिल्लाते हैं, सर रूम पे चले जाएंगे। डार्विन को क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ। ये दोनों गोल्ड के लिए। बॉटनी पे, बॉटनी नहीं जानते? अरे बॉटनी पढ़ते, बॉटनी जूलॉजी नहीं होता, बायोलॉजी के दो भाग। अरे जीव विज्ञान के दो भाग, बॉटनी और जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान के दो शाखा, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस किसका चेला? अरस्तु का। अरस्तु किसके चेला? उसके नहीं, प्लेटो के। प्लेटो किसके चेला? सुकरात के। सुकरात से चल, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस और अलेक्जेंडर। एक लड़ने वाला, एक पढ़ने वाला। अरस्तु के दो चेला, एक लड़ने वाला सिकंदर अलेक्जेंडर, और पढ़ने वाला थियोफ्रेस्टस। नहीं, सब यूनान के थे। चलिए हो गया। बॉटनी में ट्रांस, देखो सुन लो एक बात, अगर इस पार से उस पार कोई ले जाए, उसका नाम में जोड़ देते हैं ट्रांस, है ना? ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। रटने की जरूरत अब नहीं है। पार, हिंदी में बोलते हैं पार ऑस्ट्रेलियन रेलवे। पार ऑस्ट्रेलियन रेलवे। कोशिश करता हूं कि अधिकतम ज्ञान मिले आप लोगों को, ये मेरी कोशिश होती है कि जितना मेरे पास है सब आपको दे दें, बस इसका लाभ आप उठाइए। अब लिखिए, ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, सबसे लंबी और सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ग्रेट बैरियर रीफ इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट कोरल रीफ इन वर्ल्ड। ग्रेट बैरियर रीफ इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट कोरल रीफ इन वर्ल्ड। ग्रेट बैरियर रीफ इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट कोरल रीफ इन वर्ल्ड। ग्रेट बैरियर, अभी हिंदी नहीं लिखिए, हिंदी में भी लिखे ग्रेट बैरियर रीफ, लिखिए महान अवरोधक भित्ति, विश्व की सबसे लंबी और सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ग्रेट बैरियर रीफ को हिंदी में भी लिख दीजिए ग्रेट बैरियर रीफ, इसको देवनागरी में वैसे ही लिख लीजिए। भारत की सबसे लंबी और बोलो सबसे बड़ी, हाँ विश्व की, भारत में है कहाँ की? भारत की होगी। विश्व की सबसे लंबी और सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन है? इसकी कुल लंबाई 1930 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 1930 किलोमीटर। ईस्वी मत कर दीजिएगा, 1930 ईस्वी, 1930 किलोमीटर कुल लंबाई, 1930 किलोमीटर। हो गया? सोचिए इतना लंबा, महीन महीन माइक्रो ऑर्गन से बना हुआ इतना लंबा दीवार है, और इंसान उसको पल भर में तोड़ने को तैयार है। प्रकृति जो निर्मित करती है लाखों साल में मेहनत से, इंसान उसको पल भर में, है ना, वहां जाकर उसको बर्बाद कर, सेल्फी ले लेकर बर्बाद कर देता है सब। चलिए हो गया। अब लिखिए एटॉल रीफ, बलेआकार प्रवाल भित्ति। अब लिखिए बलेआकार प्रवाल भित्ति। नाम से लग रहा है, अंग्रेजी में तो कुछ नहीं लग रहा है, पर हिंदी में लग रहा है। एटॉल का मतलब अंग्रेजी, कभी कभी अंग्रेजी के शब्द, अंग्रेजी में एटॉल, हिंदी में बोलते हैं बलेआकार प्रवाल भित्ति। अच्छा ठीक है, क्या दिक्कत है, रह सकता है, इसमें क्या है।